नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अक्टूबर सन 2024। आज सूर्योदय सुबह 6:19 पर उदय होगा, तो वहीं सूर्यास्त शाम 6:01 पर होगा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमित शाह चुनेंगे हरियाणा का सीएम। बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए। 16 को विधायक दल की बैठक होगी। अनिल विज नड्डा से मिले। अग्निवीर योजना के तहत 4 से 14 नवंबर तक भीम स्टेडियम भिवानी में होगी भर्ती रैली, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के बेरोजगारों के लिए आई अच्छी खबर, अब नौकरी ज्वाइन करने में नहीं लगेंगे ये सर्टिफिकेट। सीबीएसई की 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए आई बड़ी अपडेट, अगले साल एलओसी के साथ नहीं होगा किसी भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर दीपेंद्र हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया, पहली बार आई मीडिया के सामने। धान खरीद कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, 10 एजेंसियों को नोटिस जारी तो एक का लाइसेंस रद्द किया। एसएससी ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली, लास्ट डेट आज। यूजीसी नेट एग्जाम की फाइनल आंसर की जारी, चेक कर सकते हैं अपना स्कोर, इस सप्ताह आ सकता है रिजल्ट। और भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, हुंडई आईपीओ, रिटेल थोक, महंगाई से लेकर एफएफआई डीआईआई फ्लो तक ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवट ले रहा है। बरसात न होने के बावजूद प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कुछ समय पहले तक मानसून अपने जलवे दिखा रहा था, तो अब मानसून की विदाई के बाद से ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दोपहर के समय निकलने वाली धूप से लोगों का पसीना छूट रहा है, वहीं सुबह व शाम पारा गिरने से लोगों को सर्दी का भी एहसास हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बदलाव वाले मौसम में बीमारियों के पनपने का भी खतरा बना रहता है। यह मौसम डेंगू की बीमारी के फैलने के लिए अनुकूल बताया गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। एसएससी ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो पुरुष कांस्टेबल के लिए 13,306 पद और महिला कांस्टेबल के 2,348 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। कुल पदों की संख्या 15,654 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। उम्र सीमा में SC/ST को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। सैलरी की बात करें तो पे लेवल मैट्रिक 3 के तहत पे स्केल 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT होगी। प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 160 अंकों के होंगे। पेपर को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आज यानी 14 अक्टूबर 2024 है। हरियाणा के नए सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है। उनके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। भाजपा हाईकमान ने 2022 के बाद अमित शाह को पहली बार किसी राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। मार्च 2022 में अमित शाह ऑब्जर्वर बनकर यूपी गए थे। हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में आयोजित होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। यूं तो भाजपा ने हरियाणा चुनाव में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा बनाया था, लेकिन अब विधायक दल की मीटिंग से पहले अमित शाह को ऑब्जर्वर लगाए जाने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हरियाणा चुनाव में अमित शाह के सीधे दखल का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अमित शाह ने पंचकुला के एक प्रोग्राम में नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा घोषित किया था। टिकट बंटवारे के दौरान भी अमित शाह आखिरी वक्त तक एक्टिव रहे थे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह का समय और जगह तय होने के बाद अब मंत्रिमंडल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अब की बार कैबिनेट में महिलाओं की संख्या 2 से 3 हो सकती है। मंत्रिमंडल में महिलाओं के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा 2 से 3 मंत्री पद ओपन रखे जाएंगे, जिन्हें बाद में भरा जाएगा। चुनावी प्रचार के दौरान पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। भाजपा स्पीकर का पद किसी विश्वास पात्र और अनुभवी व्यक्ति को देना चाहती है। इसके लिए आरएसएस बैकग्राउंड देखा जाएगा। इसके लिए सबसे आगे हरविंदर कल्याण, अनिल विज और कृष्ण बेदी का नाम सामने आ रहा है। स्पीकर पद के लिए SC विधायक पर दांव खेला जा सकता है। सबसे अहम बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर इस बार डिप्टी सीएम का पद खाली रखा जाएगा। जरूरत के हिसाब से ही इस पद पर कोई फैसला होगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने नजर आए। झज्जर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी नतीजे अप्रत्याशित हैं, हम नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं और चुनाव आयोग की इसकी शिकायत दी गई है, जवाब का इंतजार है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने चुनाव नतीजों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सांसद ने कहा कि तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर बातें सामने आ रही हैं, जिन्हें लेकर हमने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। बीजेपी के छल कपट के बावजूद भी कांग्रेस ने भाजपा के बराबर मत प्रतिशत प्राप्त किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में हमारी जो भूमिका रहेगी उसे हम अच्छे से निभाएंगे, जनता ने हमारे लिए जो तय किया है उसे पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक मदद हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में हजारों रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इस राशि से गरीब परिवारों की शादी में आर्थिक मदद हो सकेगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर 71,000 रुपए की राशि दी जाती है। 66,000 रुपए शगुन राशि शादी के अवसर पर, तो वहीं 5,000 रुपए की राशि विवाह के 6 महीने के भीतर यानी शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाती है। वहीं समाज के सभी वर्गों जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम हो, उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के हवाले से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। दरअसल बोर्ड द्वारा इन विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया है। बोर्ड द्वारा बताया गया है कि 16 अक्टूबर तक ये विद्यार्थी बिना लेट फीस के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले। इसके बाद लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। इस विषय में बोर्ड द्वारा स्कूलों को जारी निर्देश देते हुए कहा गया है कि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी को बिना रजिस्ट्रेशन के न रखा जाए। स्कूलों को बोर्ड द्वारा चेतावनी देते हुए बताया कि अगले वर्ष जब एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भरी जाएगी, तब किसी भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूलों की यह जिम्मेदारी है कि वे समय रहते विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन पूरा करवा लें। हरियाणा की औद्योगिक नगरी गुरुग्राम से दिवाली पर्व पर घर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रोडवेज डिपो ने फैसला लिया है कि दिवाली से 3 दिन पहले भीड़भाड़ वाले करीब 1 दर्जन रूटों पर अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। इस संबंध में रोडवेज विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पहले दिवाली फिर भैया दूज पर्व पर भीड़ खासकर महिलाओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए दिवाली से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अतिरिक्त बसों का संचालन जारी रहेगा। गुरुग्राम डिपो से आगरा, मुरादाबाद, चंडीगढ़, भिवानी, सिरसा व जींद सहित अन्य रूटों पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर अतिरिक्त बसों को भेजा जाएगा। गुरुग्राम डिपो में लगभग 170 बसों का संचालन किया जा रहा है। ये बसें लोकल रूटों पर कई अन्य जिलों चंडीगढ़, रोहतक, सिरसा, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर में संचालित की जा रही है। अग्निवीर योजना के तहत जो अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में पास हुए थे, उनकी फिजिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीर योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के ऑनलाइन परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिजिकल टेस्ट जिला भिवानी में स्थित भीम स्टेडियम में 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच आयोजित करवाए जाएंगे। सभी उम्मीदवार निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचकर इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। कर्नल संदीप के अनुसार यदि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी होती है तो वे तुरंत भर्ती कार्यालय चरखी दादरी से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल अब प्रदेश में युवाओं को ज्वाइनिंग करते समय जरूरत पड़ने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप ए, बी, सी और डी के युवाओं को सरकार ने राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और ऐलान किया है कि इन सर्टिफिकेट के बगैर ही युवाओं को अब नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग की तारीख के 3 महीनों के अंदर इन दोनों ही सर्टिफिकेट को जमा करवाना जरूरी होगा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना तय था। कांग्रेस की हार पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल पर कहा कि अच्छा होता कांग्रेस जनमत को स्वीकार करती। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने सबसे पहले कहा कि हमें पता था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जहां हुड्डा व उनके बेटे बैठे हैं वहां नाश होना तय है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस टांग खिंचाई, आपसी फूट, गलत टिकट वितरण, क्षेत्रवाद व भ्रष्टाचार के कारण हारी है। वहीं भाजपा
ईमानदारी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने व विकास करने पर जीती है। किरण चौधरी ने बताया कि लोगों को समझ आया और हरियाणा में बापू बेटा को नकारा गया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने व चुनाव आयोग में शिकायत देने के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ अंगूर खट्टे वाली कहावत है, कांग्रेस जहाँ जीती वहाँ कोई सवाल नहीं, जहाँ हारे वहाँ हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान खरीद कार्य को लेकर लापरवाही अब एजेंसियों पर भारी पड़ने लगी है। इसी के चलते 10 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, तो वहीं एक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने स्पष्ट किया कि धान खरीद कार्य में किसी भी तरह की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। जिसकी भी अनियमितता पाई गई है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीद कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में लाइसेंस रद्द किया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि धान खरीद कार्य में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मंडियों में लिफ्टिंग का कार्य भी तेजी से करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत लिफ्टिंग के कार्य में तेजी भी लाई जा रही है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी के अंदर अहिरवाल बेल्ट में सबसे ज्यादा राजनीतिक गरमाई हुई है। यहाँ से पार्टी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली है। सरकार बनाने में इसी इलाके का अहम रोल होने के कारण यहाँ के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स की राह पर चल पड़े हैं। रिजल्ट आने के बाद से ही राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह से एक्टिव हैं और चुनाव जीते 9 एमएलए उनसे मुलाकात कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उनके संपर्क में 15 से ज्यादा एमएलए हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह किस बड़ी मंशा को लेकर चल रहे हैं, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि राव इंद्रजीत ने इसको लेकर कहा है कि मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में 15 व 16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार यानी 13 अक्टूबर को पाकिस्तान अधिकारियों की एक बैठक हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के समिट के लिए राजधानी इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अशांति को लेकर पाकिस्तान की सरकार परेशान है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि समिट के दौरान प्रदर्शनों से सुरक्षा हालात बिगड़े और देश की छवि खराब हो। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। उनके अलावा समिट में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन समेत अन्य देशों के प्रमुख शामिल होने जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक पाकिस्तान में समिट के चलते राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। शहर में सेना की तैनाती की अनुमति दी गई है। इसके अलावा विपक्षी नेता इमरान खान के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला। हालांकि अब नए हफ्ते में निवेशकों की नजर सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ ही हुंडई के मेगा आईपीओ, यूएस रिटेल सेल्स, ईसीबी इंटरेस्ट रेट, चीन की तीसरी तिमाही की जीडीपी और तेल की कीमतों पर रहेगी। इस हफ्ते कई ऐसे शेयर भी हैं जो खबरों के चलते फोकस में रहने वाले हैं और उनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। इनमें पीएनसी इंफ्राटेक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेलोर एस्टेट, मेट्रोपोलिस, अशोका बिल्डकॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे शेयर शामिल हैं। साथ ही 14 अक्टूबर को यानी आज कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आने वाले हैं। इनमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एंजल वन, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, आलोक इंडस्ट्रीज, गोपाल स्नैक्स, सिनिक एक्सपोर्ट्स, डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस, न्यूट्रा प्लस इंडिया, ओरिएंटल होटल्स, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स, राजू इंजीनियर्स और रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग। इन कंपनियों के आज यानी 14 अक्टूबर को तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।